हेलो नमस्कार। आज से हम लोग इतिहास के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे और इसमें सारे टॉपिक को कवर करेंगे जितने भी सिलेबस में हैं आईएएस पीसीएस से को ध्यान में रखते हुए, और हर एक पॉइंट पे मतलब कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जिसे कि छोड़ेंगे। और खास करके ये जितने भी मैंने नोट्स है मेरा, ये रामशरण शर्मा सर का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, अभी प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसी से अधिकतर लिया गया है। और मतलब जो भी है वो इसमें कोई फैक्चुअल डाटा के साथ साथ डिटेल में भी है। और पहले हम लोग देख लेंगे एक ग्राफिकल मोड में, उसके बाद इनका पीपीटी के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अब बात आता है जो विषय सूची कौन कौन सा विषय है मेनली जो पढ़ना पड़ता है प्राचीन भारत में, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है, तो प्राचीन इतिहास में हमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वहीं उसी को लेकर के एक मैंने सिलेबस तैयार किया हूँ। तो इसमें प्राग ऐतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल पहले इसे पढ़ेंगे। उसके बाद हड़प्पा काल में कांस्ययुगीन सभ्यता को पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक काल में हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को पढ़ लेंगे। और उसके बाद प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो हुआ था, बौद्ध धर्म का उदय और जैन धर्म का उदय, इन दोनों के बारे में भी जान लेंगे। और जो है जैसे कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में और ताम्रपाषाण काल में, तो इसमें मेनली जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे स्थल वस्तुएं और प्लस नई खोज, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना तो सारा कुछ है लेकिन इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद विद्वान कौन कौन रहे। वहीं वैदिक काल में अगर देखेंगे तो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों में जो है साहित्य और उनके धर्म दर्शन को भी देखेंगे। साहित्य मेनली क्वेश्चन इसी से रहता है, अधिकतर मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया हूँ, साहित्य और धर्म दर्शन। उसके बाद जो है महाजनपद काल में प्रवेश करेंगे। और महाजनपद काल में जो है प्राक मौर्य युग भी बोलते हैं इसको, इसमें 16 महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। मगध के उदय के बाद हर्यक वंश, और हर्यक वंश में हम लोग उससे पहले जो है हर्यक वंश से पहले और बाद में आ जाता है नंद वंश, और उससे पहले कहीं कहीं पे है और जिक्र मैं भी करूंगा तो बृहद्रथ वंश, इसको देखेंगे। उसके बाद जो है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण जो है उसको देखेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, उसके बाद अशोक में की जहाँ तक जो बात आता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखेंगे। इसमें मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र को मेनली हम लोग फोकस करेंगे। मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद जो है अशोक के बाद सुंग वंश को देखेंगे। उसके बाद कण्व वंश, सातवाहन वंश, कलिंग वाकाटक वंश। उसके बाद विदेशी उत्तराधिकारी जो आए हैं और जो हुए हैं उसमें हिंद यवन है, शक आक्रमण है, पार्थियन यानी पहलव, उसके बाद कुषाण वंश। उसके बाद आता है गुप्त काल में
जो है उनके राजवंश कौन कौन रहे हैं गुप्त काल में जो मेनली देखना है उसमें उनके राजवंश तो राजवंश में शासक और उसके बाद उनका अभिलेख, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी बातों को देख लेंगे। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। उसके बाद इनको पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे हूनों का आक्रमण। उसके बाद गुप्त काल का प्रशासन। उसके बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य प्रथम, धन्वंतरि, सुश्रुत, चरक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल, जहाँ पे हर्ष के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। गुप्तोत्तर काल या इसको कहीं कहीं पे पूर्व मध्य काल भी बोला जाता है। और हर्षवर्धन काल और वर्धन वंश मेनली यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से खास करके जो प्रश्न बनता है उसमें प्रमुख शासक और शासक में अगर बात करें तो प्रमुख शासक के जो लेखक रहे हैं, या विद्वान भी बोलो, लेखक, विद्वान, और उनकी कीर्ति क्या रहा है, उनके ग्रंथ, और वो जो विजय हासिल किए हैं, तो विजय हासिल करने के बाद जो है उन्हें उपाधि जो मिला है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उन्हें भी देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, कन्नौज का गढ़वाल वंश, दिल्ली का चौहान वंश, चंदेल वंश, मालवा का परमार वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश, सेन वंश, हिंदू शाही वंश, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। थोड़ा क्या मतलब, जो भी एग्जाम से ऐसा है ये सिलेबस, जो मुझे लग रहा है कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए भाई। आपके पास अगर टाइम है तो आप अच्छे से इनको मेरे साथ चलिए और मतलब सारे वीडियो को जितने भी प्राचीन भारत से मतलब सीरीज में बनाएंगे उसको आपको देखते चलना है। और इनका भी एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा तो इन सारे चीज़ों का मैंने क्रक्स में बना एक पीपीटी के माध्यम से भी वीडियो बनाऊंगा, उसे देख लेना है। दक्षिण भारत के राजवंश में जो है फिर उसके बाद लास्ट कर देंगे इसको देखने के बाद वातापी, बादामी वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, पांड्य वंश, चोल वंश इन सबको देखने के बाद जो है हम लोग प्रवेश कर जाएंगे मध्यकालीन भारत में, और फिर जो है मध्यकालीन भारत के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो मेनली यही बात है। अब अगर मैं छोटा सा अगर आपको बात कर दूं, हालांकि इतिहास के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास रामशरण शर्मा सर के बुक को भी देखेंगे तो आपको कहीं एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा जो प्राचीन भारत में कहाँ पे क्या किया गया है कैसे। तो मेनली अगर बात करें तो इतिहास जो है प्राचीन भारत के इतिहास के लेखन के लिए जो है हमें जो है साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरणों की आवश्यकता होती है। और इन स्रोतों के अभाव में इतिहास लेखन की जो प्रामाणिकता की जो अगर बात करेंगे तो पुष्टि नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास कुछ साक्ष्य रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है इस संबंध में उपयोगी सामग्री जो है बहुत कम उपलब्ध है, और प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे ग्रंथों को प्रायः अभाव रहा है जिन्हें की आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है। और इतिहास लेखन के कुछ विशिष्ट मानक होते हैं जिनका पालन भी करना आवश्यक होता है। और
इतिहास लेखन की कुछ समान विशेषता जो अगर देखने की बात है कि मतलब क्या क्या देखा जाता है, तो उनमें जो है मेनली जो देखा जाता है तो देखा जाता है कालबोध लेखन में, कालबोध, क्षेत्रबोध, कालबोध, क्षेत्रबोध, तथ्यों का ब्यौरा, तथ्यों का ब्यौरा, और इस ब्यौरे का विश्लेषण, और पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब समझ रहे हैं पक्षपात, पूर्वाग्रहों से मुक्त लेखन। ये मेनली जो है इन चीज़ों को जो है ये इस विशेषताओं के मेनली देखते हैं हम लोग। हालांकि धीरे धीरे समझ में आएगा बेसिक से अगर हम उन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो। और ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं नेक्स्ट में लाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान लेना है, जो हिस्टोरिकल सोर्स जो है ना, क्योंकि अगर आप इतने चीज ऐसे ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे जिनके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते, इतिहास क्या रहा है, लेकिन ये तथ्य आया कहाँ से भाई, ये तथ्य जो अपना लोग उठा रहे हैं, हिस्टोरिकल सोर्स क्या रहा होगा, कहाँ से ये सब चीज ध्यान मिला। तो ये जो हिस्टोरिकल सोर्स है ना, इसका जैसे कि मैंने अभी बताया, जो पुरातात्विक और साहित्यिक, पुरातात्विक और साहित्यिक, क्योंकि जैसे कि बुक में अगर कोई चीज लिख दिया गया है, अभी जैसे कि आप बात कीजिएगा रामायण का ही, महाभारत का ही, ये अपना लोग देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये बुक को लिख दिया गया है रामचरितमानस, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं जो पहले ऐसा था। अब उनको एक प्रचलन आ रहा है, कुछ साक्ष्य आपको मिल गया, तो फिर उनको लेकर के आपने ढूंढना शुरू कर दिया। तो पुरातात्विक स्रोत में जो है, इसके लिए जो है आप आगे जानेंगे भी, और अभी भी जानते होंगे न्यूज़ों में जो रहता है एएसआई के बारे में, अपने यहाँ बना ही हुआ है, जो भी प्राचीन साक्ष्य उनको ढूंढने का प्रचलन है ही, और ये अंग्रेजों का देन है, ये वही बना के गए हैं। तो इनमें पुरातात्विक स्रोत जो हमको मिलता है, उसमें जो है मेनली जो मिलेगा, देखेंगे भी अपना लोग, तो औजार यानी उपकरण, मृद भांड, और उनकी कलाकृतियाँ और भवन, उनकी मुद्रा, और उसके अभिलेख, प्राचीन अभिलेख, इनसे भी साक्ष्य मिला। वहीं अगर तो मेनली पुरातात्विक स्रोत में इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्हीं को ध्यान में रख करके ये तैयार किया जाता है। हम लोग उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, जो पहले ऐसा था पर उसके बाद ऐसा हुआ, मतलब एक अनुमान के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन अगर साहित्यिक स्रोत में बात करें तो साहित्यिक स्रोत जो है ये बहुत बड़ा साक्ष्य है, और इनमें जो बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत न कि अपने इंडिया की बात है, इसमें देशी और विदेशी दोनों साक्ष्यों को ध्यान में दिखाया गया है। जैसे देशी और विदेशी दोनों को ध्यान में रखा गया। तो अब मेनली ये है, जो विदेशी कहाँ से भाई, विदेशी में कैसे, तो विदेशी में आपको मालूम होना चाहिए, जो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, चाहे वो ग्रीक यानी और रोमन, ग्रीक और रोमन स्रोत, सिंहली स्रोत, चीनी स्रोत,
तिब्बती स्रोत, अरबी स्रोत भी रहा है, अरबी स्रोत। तो ये मतलब विदेशी में हो गया, लेकिन मेनली जो आया है ना वो हमारे देसी ही रहा है। इनके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे क्योंकि यही से सारा स्टार्ट होता है। वैदिक में भी अगर बात करेंगे देसी में भी, तो देसी में भी एक तो आप जानते हैं जो धार्मिक साहित्य, धार्मिक पुस्तक जो जितने भी हैं उनसे हमको बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो धार्मिक साहित्य हो जाते हैं, साहित्य में भी साहित्यिक स्रोत के देसी, देसी में धार्मिक और लौकिक। लौकिक तो धार्मिक में जो है, धार्मिक में जैसे कि आपका जो जितने भी आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, जितने भी महाकाव्य हैं ये सभी जो है धार्मिक साहित्य हो गए। वहीं अगर लौकिक साहित्य की बात करेंगे, लौकिक साहित्य की, तो लौकिक साहित्य में जैसे कि अभी अपना लोग पढ़ेंगे भी, एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखादत्त जो लिखे क्या विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस, कालिदास का ज्ञान अभिसंकुतलम, मेघदूतम, और उसके बाद संगम साहित्य और अन्य वैज्ञानिक और खगोल साहित्य के उनके जीवन चरित्र आदि के बारे में जो है हम लोगों को साक्ष्य मिलता है। तो ये रही बेसिक जानकारी हम लोग जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और जहाँ से सवाल जो है सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरा मोटो इस वीडियो में ऐसा रहेगा जो आपको कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए जो कि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पूछा जाता है एग्जाम में। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं और बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब पूरे बेसिक से जितने भी आपको सिलेबस मैंने बताया इसको कवर करेंगे। फिर इसी तरह मध्यकालीन भारत को लाएंगे, फिर आधुनिक भारत को लाएंगे, फिर इंडिया आफ्टर गांधी का जो भी रामचंद्र गुहा सर का जो बुक है उनका भी जो क्रक्स है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से और प्राचीन इतिहास की स्टार्ट करेंगे वहाँ से। धन्यवाद।